हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसमें जो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सीज। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट वगैरह उसको जानेंगे। तो बेटा इसके अंदर हम एक रिजिड बॉडी लेके चलते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। एक रिजिड बॉडी हम लेके चल रहे हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और यहाँ से जो एक्सीज पास आउट होगी इसकी वो मैं मान लेता हूँ के एल, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से सी पॉइंट मान लो, तो सेंटर ऑफ मास सी से जो एक्सीज पास आउट होगी वो हमारे पास के एल है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है कि अगर हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी दूसरी एक्सीज के अलोंग, ठीक है। तो वो एक्सीज मैं मान लेता हूँ ए बी। तो इसने कहा कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का, इस एक्सीज के अबाउट, ए बी के अबाउट। तो वो किसके इक्वल होगा? बोला कि इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं एच मान लेता हूँ। तो इसने कहा कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग वो होगा किसके इक्वल बेटा? इसने बताया कि इस एक्सीज के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्लस प्रोडक्ट, बोला किसका प्रोडक्ट? इस बॉडी का जो टोटल मास है उसका और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। तो इस बॉडी का टोटल मास मैं मान लेता हूँ, टोटल मास वो कैपिटल एम, टोटल मास ऑफ द बॉडी है वो कैपिटल एम है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें जो रिजल्ट मिला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ए बी इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this body about the axis passing through the center of mass plus product of total mass of the body and square of the perpendicular distance between these two parallel axes। तो ये हमें स्टेटमेंट मिली है, ठीक है बेटा। यानी इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट किसके इक्वल होगा? बोला इसके अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ठीक है। उसमें क्या जोड़ दो? प्रोडक्ट जोड़ दो, गुणा मल्टीप्लिकेशन जोड़ दो। किसका मल्टीप्लिकेशन बेटा? इस बॉडी का जो टोटल मास है वो और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। तो यही इसकी क्या है? स्टेटमेंट। तो बेटा हम बोल सकते हैं, इसको हम लिखना चाहते हैं ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम moment of inertia of body about any axis। तो अबाउट एनी एक्सिस, कौन सी एक्सिस अबाउट निकालें? ए बी के लॉन्ग। अबाउट एनी एक्सिस ए बी इज इक्वल टू बोला किसके इक्वल होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू जो कौन सी एक्सिस है बेटा? के एल, ठीक है। अबाउट द एक्सिस के एल, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ के एल, ठीक है। पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस और उसके साथ में हमें क्या जोड़ना है? प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास, ये हमने लिया था, एंड
स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन these two parallel axes of the body। तो जो दो पैरेलल एक्सिस आपने लिए, इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इसके साथ प्रोडक्ट कर दो टोटल मास ऑफ द बॉडी, उसको जोड़ दो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब बेटा हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के अंदर वही बेटा, ये जो रिजिड बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मास m1 m2 m3 mn तक लेके चलोगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हैं वो r1 r2 r3 हैं, ठीक है, पार्टिकल्स की के एल से के एल के अबाउट। तो सपोज द बॉडी हैव n particles with perpendicular distances having masses, मास भी ले लेते हैं, having masses m1 m2 इस प्रकार mn with perpendicular distances r1 r2 rn फ्रॉम एक्सिस, है ना, फ्रॉम एक्सिस के एल। तो ये हमने कुछ चीज़ें सपोज की है। तो बेटा अब मैं क्या करता हूँ भाई, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल का होगा m2 r2 स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार एक पार्टिकल मैं मान लेता हूँ यहाँ से ith, एक ही पार्टिकल ले लेता हूँ लास्ट, ठीक है, ith पार्टिकल है यहाँ पर, और कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, ri परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है, और उसका मास कितना है mi, ठीक है। तो उसका तो इस बॉडी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सॉरी इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई के एल, वो किसके इक्वल होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, मतलब जितने पार्टिकल्स हैं उन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल। तो इस प्रकार हम उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं, समीशन i इक्वल्स टू 1 to i इक्वल्स टू n mi और ri स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा इसके अंदर हम मान लेते हैं कि ये जो ith पार्टिकल है वो इस एक्सिस से कितनी दूरी के ऊपर है, ri प्लस h के ऊपर, है ना। तो अब इसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं अबाउट ए बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट एक्सिस ए बी, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आई ए बी किसके इक्वल होगा, ऐसे ही बेटा सेम समेशन आई इक्वल्स टू 1 to i इक्वल्स टू n, मास तो mi रहेगा लेकिन जो r है वो चेंज हो जाएगी, तो ri प्लस h और इसका स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको आप ओपन अप करते हो तो आई ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर खोल लो और समीशन और mi को अंदर मल्टीप्लाई करते रहो, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to i इक्वल्स टू n mi ri स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to i इक्वल्स टू n mi और h स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आर आई का स्क्वायर, तो ठीक है, प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 ri h और उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, है ना, प्लस 2h समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to i इक्वल्स टू n mi और ri, ठीक है। यानी क्या था, 2ab 2 इंटू आर आई इंटू एच, तो 2 इंटू आर आई इंटू एच और साथ में समीशन ऑफ mi ये था, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हमने इस प्रकार सोल्व कर लिया, है ना। अब बेटा आई ए बी इक्वल्स टू समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर, है ना, ये आपने ये निकाला हुआ है, ठीक है।
के एल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का, तो वो आई के एल के इक्वल है, आई के एल प्लस बेटा ये इसको अगर लिखोगे फर्स्ट पार्टिकल का मास प्लस सेकंड पार्टिकल का मास प्लस थर्ड पार्टिकल का, तो टोटल मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा। तो ये हो गया mh², ठीक है। और ये टर्म हो जाएगी जीरो, क्यों वो अभी पता चल जाएगा, अभी बताता हूँ बेटा, ठीक है। तो वैसे अगर ये जीरो होगी तो टोटल हमें ये मिलता है, और ये हमें यहाँ पर मिला था, जो स्टेटमेंट है लिखी थी हमने उसके अंदर, तो इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2h समेशन ऑफ i = 1 to i = n, है ना, और MIRI है ना, इसको हमने जीरो लिखा है, क्यों? बिकॉज बेटा जनरली हम ये लेके चल रहे थे कि ये बॉडी है ना, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर आप बॉडी का जितने पार्टिकल्स हैं उनके रेस्पेक्ट में अगर आप वेट निकालते हो इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, तो जो टोटल वेट होगा बॉडी का वो इक्वल टू जीरो होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट अगर आप वेट निकालोगे, ठीक है, तो जनरली क्या होगा कि यहाँ पर अगर टोटल मास यहीं पर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, टोटल मास, ठीक है। तो आर अगर जीरो हो जाएगा तो वेट वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बेटा एच द बॉडी इज बैलेंस्ड about center of mass, so the algebraic sum of moments of weight of all particles about axis KL must be जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म है वो जीरो हो जाएगी। तो जनरली हम थोड़ा सा इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते, वेट यानी mg होता है। तो हम यहाँ पर समेशन ऑफ i = 1 to i = n, ठीक है। mi और वेट के लिए g से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में है ri, ये मैं बाहर लिख देता हूँ, = 0, ठीक है बेटा। जीरो ये तो जीरो हो नहीं सकता, ग्रेविटी है वो तो डजेंट इक्वल टू जीरो। तो जीरो होगा क्या? ये पूरा टर्म इसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो इसमें जी तो जीरो है नहीं, तो जीरो होगा क्या? जीरो i = 1 to i = n, जीरो क्या होगा? MIRI है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर इस टर्म को हमने क्या लिखा था? जीरो लिखा था।